दोस्तों, यदि आप जीएसटी के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं, तो आपने ई इनवॉइसिंग के बारे में भी सुना होगा। ई इनवॉइसिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग यानी ई इनवॉइसिंग क्या होती है, ये किन व्यक्तियों को, किन एसएससीज को, किन रजिस्टर्ड पर्सन को इशू करनी होती है, किस केस में से जनरेट किया जाता है, इन सभी के बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ई इनवॉइस, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ई इनवॉइस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। बेसिकली क्या है कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, तो उस केस में आपको इनवॉइस जनरेट करनी होती है। हमने अपनी पिछली वीडियोज में बताया हुआ है कि इनवॉइस बी टू बी भी होती है और बी टू सी भी इशू होती है। बी टू बी इनवॉइस क्या होती है, बी टू सी इनवॉइस क्या होती है, इसके ऊपर हमारी एक सेपरेट वीडियो है। आपने वो वीडियो देखी होगी। यदि नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल को टाइप करके, सोर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल को टाइप करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं ई इनवॉइस के बारे में, तो ई इनवॉइस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द इनवॉइस रिकमेंडेड बाय द जीएसटीएन फॉर द जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर। तो एक ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इनवॉइस जनरेट करने का। नॉर्मली जीएसटी एक्ट के अंदर भी लिखा है कि एक इनवॉइस के अंदर क्या क्या चीजें होनी जरूरी होती हैं। उन्हीं सभी चीजों को इन्होंने ई इनवॉइस के अंदर भी कंसीडर किया है। तो पहली बात तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, लेकिन चूंकि ये ई इनवॉइस है, ई इनवॉइस यानी इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस है, तो ये इलेक्ट्रॉनिकली बनेगी। अब आप कहेंगे कि सर मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है, मैं अपने सॉफ्टवेयर पे अकाउंट्स करता हूँ, सॉफ्टवेयर पे ही इनवॉइस बनाता हूँ, तो वो भी तो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस हुई। बिल्कुल ठीक बात है कि वह भी इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस ही है, बट इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस का यहाँ पे मतलब है कि जो गवर्नमेंट के पोर्टल से इनवॉइस जनरेट हुई है। तो e-invoicing involve the submission of an already generated standard invoice on a common e-portal, that is e-invoice1.gst.gov.in। तो बेसिकली यहाँ पे दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप अपनी सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपने इनवॉइस को बनाइए। फॉर एग्जांपल, आपके पास टैली का सॉफ्टवेयर है या बीजी का सॉफ्टवेयर है या कोई और आपके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, आपने उससे अपनी इनवॉइस जनरेट की और आपने ई इनवॉइस 1.gst.gov.in के पोर्टल पे आप उस इनवॉइस को सबमिट करेंगे। दूसरा तरीका एक और होता है इसके अंदर, वह यह है कि आप ई इनवॉइस 1.gst.gov.in की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पर जाकर के अपने जीएसटीएन से लॉगिन करके आप डायरेक्ट भी ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो आपने यदि अपने सॉफ्टवेयर से बनाई है तो आपको इस पोर्टल पे जाकर के अपलोड करनी है, या आप इस पोर्टल से भी डायरेक्ट ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। अब इसका पहली बात यह है कि ये बनाने किसके लिए जरूरी है, क्या ये सभी एसएससीज के लिए जरूरी है? तो इसका जवाब नो है। अभी अगर हम बात करते हैं आज की डेट में, तो उस समय तक यदि आपकी टर्नओवर 50 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा है, यानी पूरे साल में यदि आपकी टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है, तो उस केस में आपके लिए मैंडेटरी है कि आप ई इनवॉइसिंग जनरेट करें। जी हाँ, यदि आपकी टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो ई इनवॉइस की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर 50 करोड़ से ज्यादा है तो ई इनवॉइस मैंडेटरी होगी। आपको ई इनवॉइसिंग करनी ही होगी। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि ई इनवॉइसिंग करने से मुझे क्या फायदा है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा बेनिफिट ई इनवॉइसिंग का ये है कि जब आप ई इनवॉइसिंग के थ्रू इनवॉइस जनरेट करते हैं, तो जो इनवॉइस जनरेट होती है, चूंकि जीएसटी के पोर्टल से होती है, तो डायरेक्ट ही इसकी सारी इंफॉर्मेशन जीएसटीआर 1 में ट्रांसफर हो जाती है। तो आपने यदि ई इनवॉइस जनरेट की है गवर्नमेंट के पोर्टल से, यदि आप जनरेट करते हैं, तो आपको जीएसटीआर 1 में जो आपको सप्लाई की डिटेल डालनी होती है, इनवॉइस वाइज डिटेल डालनी होती है, वो आपको डालने की जरूरत नहीं है। वहां पर वो ऑटो ट्रांसफर हो जाएगी। दूसरी चीज,
अब आपको जैसे पता है कि यदि आप 50,000 रुपये से ज़्यादा का मटेरियल सप्लाई करते हैं तो उस केस में ई वे बिल की जरूरत होती है। तो जब आप 50,000 रुपये से ज़्यादा का मटेरियल सप्लाई करेंगे आपको ई वे बिल अलग से जनरेट करना होता है ई वे बिल के पोर्टल पर जाकर। लेकिन यदि आप ई इनवॉइस जनरेट करते हैं तो ई वे बिल का पार्ट 1 है जिसमें सप्लायर्स की और रिसीवर्स की इंफॉर्मेशन होती है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। तो उस केस में सिर्फ आपको ट्रांसपोर्ट की डिटेल डालनी होती है, ट्रांसपोर्टर की डिटेल डालनी होती है, बाकी सारी इंफॉर्मेशंस आपकी इनवॉइस से ऑटो पिक हो जाती हैं। तो अगर आप ई इनवॉइस जनरेट करते हो तो आपको पहला बेनिफिट ये है कि आपकी इनवॉइस जनरेट हुई, दूसरा बेनिफिट ये है कि आपकी जीएसटी F1 में ऑटोमेटिकली सेल्स अपलोड हो गई, और तीसरा आपको ई वे बिल भी अलग से बनाने के लिए पूरी डिटेल कॉपी पेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। इन सब चीज़ों से सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपकी अगर आप जीएसटी R1 की बात करते हैं तो आपकी रिटर्न्स के अंदर गलती होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपने जिस चीज़ का इनवॉइस बनाया वही आपके पोर्टल पे ऑटोमेटिकली पिकअप हो गया है, वही ऑटोमेटिकली इसमें फिल हो गया है। अदरवाइज कई बार होता यह है कि हमने इनवॉइस बनाया लेकिन रिटर्न फाइल करते समय गलत जीएसटी नंबर डाल दिया, किसी और के जीएसटी में डाल दिया, या वैल्यू गलत डल गई। ऐसी गलतियां हो जाती हैं। इसी प्रकार ई वे बिल की हम बात करें, क्योंकि ई वे बिल में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से पिक हो जाती है अदर देन ट्रांसपोर्टर्स डिटेल, तो आपके यहाँ भी गलती होने के चांसेस नहीं होते। अगर रास्ते में गाड़ी पकड़ी जाएगी तो ऐसा नहीं होगा कि इनवॉइस में कोई और गलती है, कोई और फिगर है और ई वे बिल पे कोई और फिगर या और इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो इस प्रकार ई इनवॉइसिंग के काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं। तो पहली चीज़ मैंडेटरी तो है ही है 50 करोड़ से ज़्यादा, और उसके अलावा अ, अगर आपकी 50 करोड़ से कम है टर्नओवर तो भी आपके लिए ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं इशू कर सकते, आपके लिए ऑप्शनल है कि आप ई इनवॉइसिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।